हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अपना जो वीडियो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था मानव में पोषण। अपन बात कर रहे थे खनिज, लवण एवं विटामिन की। विटामिन में अपन बात कर चुके हैं वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में। ओके, आज अपन बात करने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो एक तो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक है आपका विटामिन सी। देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? ये है 8 विटामिनों का समूह है। कितने विटामिनों का समूह है? ये 8 विटामिनों का समूह है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे विटामिन बी वन की, जिसे अपन बोलते हैं थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, अपन सभी चर्चा है वो आराम से करने वाले हैं। दूसरा है विटामिन बी टू, जिसको अपन बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ओके सर। तीसरा है विटामिन बी थ्री, जिसको अपन बोलते हैं नियासिन। और चौथा जो विटामिन है वो अपना पांचवा जो विटामिन है बी फाइव, उसको बोलते हैं अपन पेंटाथोनिक। हालांकि इसमें विटामिन बी फोर नहीं होता, सीधा ही आपको याद रखना विटामिन बी फाइव। ओके, एक है इसमें विटामिन बी सिक्स, जिसको बोलते हैं पायरोडोक्सिन। विटामिन बी सेवन को लालो अपन बोलते हैं बायोटिन। और विटामिन बी नाइन को अपन बोलते हैं फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कौन सा एसिड बोलते हैं? फोलिक एसिड। और विटामिन बी बारह को किस नाम से जानते हैं? साइनोकोबाल्मिन के नाम से। अब आप एक मेरी बात सुनिए, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कितने विटामिनों का समूह है? 8 विटामिनों का ग्रुप है। आपको ध्यान रहना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ध्यान रहेगा। और अपन बात करने वाले विटामिन सी की। अब इन जो विटामिन अपन 8 विटामिन है, इनकी अपन बारी बारी से इसका डिस्कशन करते हैं। चलो आओ टॉपिक पे। जी, सबसे पहले देखिए आप विटामिन बी वन। तो इसका रासायनिक नाम क्या है भाई? थायमिन है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में, दूध में, अनाज, मेवे और ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट का क्या मतलब हो सर? ईस्ट का मतलब होता है भाई खमीर। क्या होता है? खमीर में पाया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको एक ही प्रोडक्ट, एक ही इसका सोर्स ध्यान रखना कि विटामिन बी किस में पाया जाता है, किस प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो आपके ईस्ट या खमीर में पाया जाता है। अब देखो, कार्य क्या है? ये पाचन तंत्र से संबंधित है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ये। परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं? स्वस्थ बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे देखिए, अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? देखो, लंबे समय तक यदि कोई व्यक्ति किसका सेवन करता है? अल्कोहल का सेवन करता है, तो विटामिन कौन से की कमी हो जाती है? बी वन की कमी हो जाती है। और जिससे शरीर में एक रोग लग जाता है, जिसको अपन बोलते हैं बेरी बेरी रोग। और जिससे शारीरिक रूप से इंसान को क्या होने लग जाती है? कमजोरी होने लग जाती है। सुनो, दो ही बातें याद रखनी है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? सर थायमिन है। इसका सोर्स कौन सा है? सबसे अच्छा सोर्स है इसका यीस्ट, जिसको अपन बोलते हैं खमीर। होता क्या है? पाचन तंत्र से संबंधित है। अधिक मात्रा में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करता है, तो उसके शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी वन की कमी। और उसको भूख लगना बंद हो जाती है। शारीरिक रूप से वो क्या हो जाएगा? कमजोर। और इस बीमारी को अपन बोलते हैं बेरी बेरी। कौन सा रोग बोलते हैं विद्यार्थी? इस रोग को अपन बोलते हैं बेरी बेरी। जी, आगे देखिए आप, एक सेकंड भाई, थोड़ी तकनीकी समस्या आ गई है, मैं उसका थोड़ा समाधान कर देता हूं एक बार। जी ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो विटामिन है बालको, वो है आपका विटामिन बी टू। कौन सा है? विटामिन टू, बी टू। इसको क्या नाम है भाई साहब? राइबोफ्लेविन नाम है। परीक्षा में यही सवाल आया कि विटामिन बी टू को किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन के नाम से। रासायनिक नाम क्या है इसका? राइबोफ्लेविन। इसका एक और है लैक्टोफ्लेविन भी है, लेकिन आपको तो क्या याद रखना है? राइबोफ्लेविन याद रखना। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इसके बारे में। गाय के दूध का, गाय के मिल्क का कैसा कलर होता है सर? येलो कलर होता है। तो येलो कलर का कारण क्या है? ध्यान रखना, येलो कलर का कारण है उसमें कौन सा फ्लेविन पाया जाता है? राइबोफ्लेविन पाया जाता है। राइबोफ्लेविन पाया जाता है। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है भाई, गाय के दूध का पीला पीला वर्णक या पीला रंग किसके कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। ओके साहब, सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, दूध, अनाज, अंडे व पनीर। आपको याद रखना अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी टू पाया जाता है। एक बात सुनो, हरी सब्जियों में, दूध में, अनाज में, अंडे में सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। लेकिन आपको जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो पर्टिकुलर विटामिन के लिए। अगर आप में विटामिन बी टू की कमी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा आपको किसका सेवन करना चाहिए? अंडे की सफेदी में पाया जाता है। सर ओके, है क्या ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक है। वसा को क्या करता है? तोड़ने में सहायक है। ये कोशिका विकास की वृद्धि तथा उसका विकास करने में ये क्या है? सहायक है। आगे देखिए, कमी से रोग कौन से होते हैं वो देखने हैं। कमी से
बालों का सफेद होना, यदि किसी के बाल सफेद हो रहे तो ध्यान रखना जेनेटिक रीजन भी हो सकता है और एक रीजन ये भी हो सकता है। ओके सर। ओठों का फटना, ओठों का फटना क्या होता है? किलोसिस होता है। यदि किसी व्यक्ति के होठों में दरार आने लग जाती है तो भाई साहब जरूरी नहीं है कि भाई साहब वो किसी और चीज की कमी हो, विटामिन की भी कमी हो सकती है। जीभ पर दरारें पड़ना, गालों का फटना, इसको बोलते हैं ग्लायोसाइटोसिस। दो रोग हैं भाई साहब, ये ध्यान में रखना, ये विटामिन B2 की कमी से होते हैं, ग्लायोसाइटोसिस और किलोसिस। और आंखों में कैसी आ जाती है भाई साहब? लाली आ जाती है। वो वाली लाली नहीं है, आपकी आंखें जो है ना वो गुलाबी रंग की हो जाएंगी। इसका कारण क्या हो सकता है? आपकी विटामिन B2 हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। आगे देखो, अगला विटामिन अपन देखते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B3। नाम क्या है इसका? रासायनिक नियासिन है। देख लो आप, ये रट लेना भाई, जिनके ये जो रासायनिक नाम है ना, ये केमिकल नेम है, ये बायोलॉजिकल नेम, ये तो परीक्षा में आते ही आते हैं। आगे देखो, रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका एक और नाम है निकोटेनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? निकोटेनिक अम्ल। अब सोर्स की बात करें, दूध, अंडे, मांस, अनाज। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पोल्ट्री प्रोडक्ट में पाया जाता है, और एक मशरूम में पाया जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि भाई विटामिन B3 सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है। और सुनो, पोल्ट्री प्रोडक्ट क्या है? मुर्गी फार्म से जितने भी सोर्स प्राप्त होते हैं, मुर्गी हो, मतलब मुर्गी को आप मतलब एज ए मांस के रूप में भी खा सकते हो, और मतलब उसके एग वगैरह जो उसमें भी, हालांकि मैं तो ये सलाह नहीं दूंगा आपको, लेकिन फिर भी अपनी अपनी चॉइस होती है, खैर अलग बात है। विटामिन B3 काम क्या है इसके? देखो, ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने में क्या है? ये सहायक है। हार्मोन्स बनाने में सहायक है भाई साहब। ये त्वचा, तंत्रिका तंत्र तथा पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में भी क्या है? सहायक है। देखो कितनी चीजें, ये बहुत खतरनाक विटामिन है। आगे देखो, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? देखो, विटामिन B3 की कमी से रोग कौन सा होता है? पेलेग्रा रोग। भाई साहब ध्यान रखना, खतरनाक बीमारी है। बहुत बार परीक्षा में आता है कि पेलेग्रा रोग का संबंध किस विटामिन से? ध्यान रखना, पेलेग्रा रोग का संबंध है विटामिन B3 से। याद रह जाएगा आपको, नियासिन से। प्रश्न ऐसे भी आता है ऑप्शन में कि भाई पेलेग्रा रोग निम्न में से किस कारण होता है? अब वो विटामिन B3 नहीं देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, उसमें नियासिन दे देगा, इसलिए आपको बायोलॉजिकल नाम भी आपको क्या होना चाहिए पता। अब इस पेलेग्रा को क्या करते हैं? इसको 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 4D सिंड्रोम। अब एक बात सुनो, 4D को तो छोड़ो, पहले सिंड्रोम सुनो। सिंड्रोम का मतलब है बीमारियों का समूह है। सिंड्रोम शब्द कभी भी आए ना तो उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। आपने एड्स में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी और बीमारियों में पढ़ा होगा। सिंड्रोम जब भी आ जाए ना तो एक बीमारी नहीं होगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी वहां पे। अब देखो, 4D में पहले डी का क्या अर्थ है? डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी बीमारी हो जाएगी अगर विटामिन B3 की कमी हो। डी डायरिया, दस्त वगैरह लग सकते हैं। अगला देखो, डी डेमेंसेंसिया, यादाश्त भी, अगर किसी की मेमोरी कम होने लग रही है तो भाई साहब उम्र से पहले, अगर बुढ़ापा नहीं है फिर भी मेमोरी कमी तो हो सकता है विटामिन B3 कम हो गया। अगला डी से इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। पेलेग्रा को किस नाम से जानते हैं? 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किस विटामिन की कमी उससे होता है? नियासिन, विटामिन B3। डी का मतलब क्या है? डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधित रोग। दूसरे डी का अर्थ क्या है? डायरिया। और तीसरे डी का अर्थ क्या है? डिमेंसेंसिया, मतलब यादाश्त में कमी। और लास्ट में अगर बहुत ज्यादा ही कमी हुई तो क्या हो सकती है? इंसान की डेथ भी हो सकती है। और एक बात और समझ लेना, सिंड्रोम का अर्थ क्या है? लो, सिंड्रोम का अर्थ है बीमारियों का ग्रुप, बीमारियों का समूह आपके शरीर पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। इसका मतलब बहुत खतरनाक बात है। अगला देखो, अन्य लक्षण क्या है? अनिंद्रा, नींद नहीं आएगी भाई साहब। नींद नहीं आने को क्या बोलते हैं? इनोसोमिया। तनाव, डिप्रेशन बढ़ सकता है। शारीरिक क्या आ जाएगी? कमजोरी, भूख नहीं लगेगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। अब नींद नहीं आएगी तो इंसान तो इरिटेटेड होगा ही ना, डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस तो आएगा ही। सुनो, अत्यधिक मक्के के सेवन से भी पेलेग्रा हो जाता है। बहुत ज्यादा मक्का भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी कौन सा रोग हो सकता है? पेलेग्रा। ओके, अगली बात करते हैं। अगला विटामिन है लो आपके सामने, ये रहा विटामिन B5। इसको क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं भाई साहब? पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं। आगे सुनो, प्रत्येक खाद्य वस्तु से दूध, दही, पनीर, अंडे, मांस और मूंगफली आदि, इनसे कौन सा विटामिन संबंध है? आपके विटामिन B5 का संबंध है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। देखिए भैया, आगे कार्य क्या है? ये प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने में क्या है? ये
सहायक है। और एक बात सुनो, आरबीसी के निर्माण में भी सहायक है। कौन सा विटामिन? विटामिन बी5। आगे सुनो, शरीर में यदि तनाव को भी क्या करता है? कम करता है। यदि शरीर में स्ट्रेस बढ़ गया है तो उसका लेवल को भी क्या करता है? कम करता है। आगे सुनो, और ध्यान रखना इसका नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है? पेंटाथोनिकम। आगे देखिए, विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग है? एनिद्रा। एनिद्रा का अभी मैंने नाम बताया था, इनोसोमिया। इनोसोमिया, इनोसोमिया का अर्थ ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न आता है कि इनोसोमिया का क्या अर्थ है? एनिद्रा, नींद नहीं आएगी। सुनो, बालों का सफेद होना, और इस बीमारी को बोलते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि बर्निंग फिट सिंड्रोम का अर्थ क्या है? बालों का क्या होना? सफेद होना। बहुत ज्यादा क्या आ जाएगी? उल्टी भी आ जाएगी। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, बर्निंग फिट सिंड्रोम का संबंध किस विटामिन से? विटामिन बी5 से, जिसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड। ओके सर, अगले बड़े विटामिन पे चलते हैं। देखिए सुनो भाई, अगला विटामिन है विटामिन बी6। इसको क्या कहते हैं? पायरोडॉक्सिन। ये किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है भाई साहब। यीस्ट मतलब खमीर। और फलीदार फल, अनाज, और किस में पाया जाता है? मेवे में पाया जाता है। ध्यान रहेगा सर, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ये कार्य क्या करता है? वो देखो, ये प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने में क्या है? सहायक है। आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ये विटामिन अभी तक अपन ने पढ़े है ना, ये बी वाले बी6 तक, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, इनमें से किसी न किसी का संबंध इनमें से जरूर है। इसका मतलब पोषक तत्वों से ऊर्जा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनका डाइजेशन सही होगा कि नहीं होगा, उनका दहन होगा कि नहीं होगा, इनमें भी मदद करते हैं। आगे सुनो, आरबीसी के निर्माण में भी क्या है? सहायक है। आरबीसी का निर्माण मतलब आपके रेड ब्लड कॉर्पल्स, और यदि इसकी कमी हो जाएगी तो हो सकता है आरबीसी नहीं बने। और आरबीसी नहीं बनने का मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूं। अब सुनो, आरबीसी नहीं बनेंगे तो भाई शरीर में खून की कमी हो जाएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनीमिया। और विटामिन बी6 की कमी से जो रोग होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एनीमिया। और एनीमिया के अंदर आरबीसी की संख्या की क्या हो जाएगी? कमी। अभी इसका मतलब क्या है भाई? विटामिन बी6 का मतलब क्या है? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन सबसे खतरनाक विटामिन है। कैसे है? देखो सुनो, अब पायरोडॉक्सिन का जो मेन काम है वो क्या है? आरबीसी का निर्माण करना। और आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो शरीर में क्या हो जाएगी? आरबीसी की कमी। और आरबीसी की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई पायरोडॉक्सिन का संबंध किस बीमारी से? एनीमिया। थकान होने लग जाएगी कि भाई, वही बात है अभी अपन पढ़ रहे थे कि पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अगर ये इनका दहन नहीं हुआ, इसे यदि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर में थकान तो आएगी, शारीरिक कमजोरी तो होगी, और सार में क्या बढ़ जाएगा? आपका तनाव भी बढ़ जाएगा। और सुनो, इससे एक रोग है डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी भी रोग हो जाएंगे, स्किन डिजीज भी हो जाएंगे। जी सर, आगे देखते हैं। आगे देखो सुनो, विटामिन बी7 बायोटिन। बताओ सर आगे सोर्स क्या है? मूंगफली, फूलगोभी। देखो इसमें तो फूलगोभी और पत्ता गोभी थोड़ा दिमाग में रखना। चिकन और पका हुआ अंडा, इन दोनों में देखो, इसमें कभी भी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है ना कि भाई बायोटिन का सबसे अच्छा सोर्स क्या? फूलगोभी और पत्ता गोभी होते हैं। सुनो, लेकिन बायोटिन की कमी शरीर में न के बराबर होती है। आगे सुनो, कार्य कोशिका की वृद्धि तथा विकास में क्या है? ये सहायक है। और इसमें ये भी किसके निर्माण में सहायक है? आरबीसी के निर्माण में सहायक है। बायोटिन भी आरबीसी के निर्माण में सहायक है। आगे सुनो, अब मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को इसमें शायद इसको लेके गलतफहमी है, मैं आज आपको दूर कर देता हूं। कच्चे अंडे में एडवेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो आंतों से विटामिन बी7 के अवशोषण को रोकता है। इसलिए कच्चा अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कच्चा अंडा खाना चाहिए, मैं बोल रहा हूं नहीं खाना चाहिए। सर खा लेंगे तो क्या होगा? विटामिन बी7 का अवशोषण नहीं होगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि अंडे में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? एडवेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, वो विटामिन बी7 के अवशोषण को क्या करता है? रोकता है। आगे देखो आप, अब सुनो, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उच्च बायोटिन के सेवन से रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। अगर फूल गोभी, पत्ता गोभी ज्यादा खाओगे, बॉडी के अंदर यदि बायोटिन का लेवल बढ़ गया ना भाई साहब, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इससे हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होने की क्या होती है? संभावना होती है, हार्ट डिजीज हो जाएंगे। आगे सुनो, और मैंने कहा था कि आरबीसी के निर्माण में सहायक, देखना विटामिन बी6 और बी7 दोनों ही, इसकी कमी से भी कौन सा रोग हो जाता है? लालो, एनीमिया रोग हो जाता है। और आरबीसी की संख्या में कमी होना क्या है? एनीमिया, या रक्ताल्पता भी बोलते हैं इसको भाई, थोड़ा ये भी रख लेना, रक्ताल्पता। रक्ताल्पता, रक्त की कमी। और त्वचा संबंधी रोग भी इससे क्या है? इसकी कमी से हो जाएंगे। देखो सर आगे देखो आप, अगला है विटामिन बी9। बी9 को क्या बोलते हैं? फोलिक अम्ल बोलते हैं। सुनो आगे, अनाज, दाल, मांस, अंडा और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आरबीसी के निर्माण में सहायक है भाई साहब। फिर से वही बात आ गई, देखो तीन विटामिन बारी बारी अपन पढ़ रहे हैं, विटामिन बी6, बी7 और ये बी9 हो रहा गया। ये भी किसके निर्माण में सहायक है? आरबीसी के निर्माण में सहायक है। और साथ में क्या है? कोशिका की वृद्धि में भी क्या है? ये सहायक है। डीएनए का संश्लेषण में भी सहायक है।
डीएनए तो लाला आपका आनुवांशिक पदार्थ है, उसका संश्लेषण भी इसकी मदद से होता है। आगे देखिए, और विटामिन बी9 की कमी से फिर वही बात, आरबीसी के निर्माण में कमी, एक तो इसमें इनोसोमिया हो जाएगा और दूसरा एनीमिया रोग। देखो सुनो, विटामिन बी9 जो है ना, इसकी कमी से जो रोग आता है ना परीक्षा में, वो बेटा एनीमिया आता है। कौन सा रोग आता है? एनीमिया रोग। एनीमिया का अर्थ क्या है? खून की कमी। और देखो सुनो, ये विटामिन पुरुषों में तो शायद इसकी कमी बहुत न के बराबर होती है, लेकिन महिलाओं के अंदर जो है ना, ये वाला विटामिन बहुत ही कम होता है। इस वजह से महिलाओं के अंदर खून की मात्रा क्या हो जाती है? कमी। और लगभग 80% से ज्यादा महिलाओं के अंदर किस रोग से ग्रसित है? वो किस रोग से पीड़ित है बेटा? एनीमिया से। इसीलिए आंगनवाड़ी में या सरकार ऐसे मतलब सोचती है कि भाई महिलाओं में खून की कमी नहीं हो, इसलिए उनको किशोरियों को आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आयरन की गोलियां किसके लिए दी जाती हैं? आरबीसी की संख्या को बढ़ाने के लिए, एनीमिया को रोकने के लिए। आगे सुनो, अगली बीमारी देखो भाई साहब, अगला विटामिन देखो, सॉरी, विटामिन बी12, इसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। ये एकमात्र विटामिन है भाई साहब, साइनोकोबाल्मिन मतलब विटामिन बी12, जिसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है। बाकी किसी विटामिन में धातु नहीं पाई जाती। हाँ, हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, पर हीमोग्लोबिन विटामिन नहीं है, वो तो एक ब्लड पिगमेंट है। ओके सर, आगे देखो, किसमें पाया जाता है? दूध में, अंडे में, मांस में और अनाज में। इसके सेवन के लिए मोठ भी खा सकते हो आप, मैं अलग से लिख लेता हूं मोठ। और इसकी कमी से जो रोग होता है ना, उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। बहुत घातक एनीमिया है, मौत होने की भी संभावना बढ़ जाती है भाई साहब इससे। तो देखो सुनो, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या भैया? साइनोकोबाल्मिन है, और एकमात्र विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसकी कमी से जो लालो रोग होता है उसको बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, घातक एनीमिया है। और लगातार इसकी कमी रहेगी ना विटामिन बी12, तो इंसान की मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ आपको मैं सिम्टम्स बता रहा हूं, जैसे चिड़चिड़ा होने लग जाएगा, इरिटेट होने लग जाएगा इंसान। और वर्तमान समय में तो सबसे ज्यादा दो ही विटामिन की कमी आ रही है, एक विटामिन डी की और विटामिन बी12 की। भयंकर खतरनाक हालत है लोगों की। आउट ऑफ इंडिया तो सब लोगों में किसकी कमी है? विटामिन डी की और विटामिन बी12 की। भारत में भी इसका प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं खुद इससे पीड़ित रह चुका हूं, ध्यान रखना। सुनो, अत्यधिक मात्रा में आरबीसी की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी। या समझ में आ रहा है? सुनो, विटामिन बी6 और विटामिन बी9 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ये भाई परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं। विटामिन बी6, विटामिन बी9 दोनों की एक साथ कभी हो जाएगी ना लाला, तो रोग कौन सा हो जाएगा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग हो जाएगा। परीक्षा में पूछा गया कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया का संबंध किस विटामिन से है? विटामिन बी6 और विटामिन बी9 से। आगे देखो आप, चलो अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने। देखो, विटामिन पी, इसको सिट्रिन बोलते हैं। ये किसमें पता है? सैसे सिट्रिन और सैसे सिट्रस, याद रखना भाई, मैं थोड़ा सा कुछ याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं। सिट्रस पादप किससे संबंधित है? खट्टे पदार्थों से। तो किसमें पाया जाता है भैया? खट्टे पदार्थों में। कोशिका की वृद्धि में और विकास में क्या है? सहायक। विटामिन बी17, एक मैं विटामिन बता रहा हूं, विटामिन बी17, इस विटामिन में एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं। अब ये विटामिन शायद आपने नहीं पढ़े होंगे भाई, नहीं पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन नहीं है, विटामिन है। विटामिन बी17, इसकी कमी में इसके अंदर किसके गुण पाए जाते हैं? एंटी कैंसर के गुण पाए जाते हैं, मतलब कैंसर को रोकने की क्षमता पाई जाती है। आगे सुनो, अब अगला विटामिन है, वो तो बी कॉम्प्लेक्स तो अपना हो ही गया। देखो आप देखिए भाई, थोड़ा करते हैं इसकी चर्चा अपन। विटामिन सी, इसको बोलते हैं एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। और एक मजेदार बात बताता हूं कि भारतीय लोगों में विटामिन सी की कमी नहीं होती, क्योंकि भारतीय लोग सबसे ज्यादा किसका सेवन करते हैं? विटामिन सी का। और कोरोना के समय भी ऐसा बताया गया था कि जिन लोगों में विटामिन सी ज्यादा है उनको कोरोना उनके ऊपर क्या करता है? कम अटैक करता है। अगर अटैक करता है तो वो मतलब शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। एक बात और सुनो, खट्टे फलों में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। खट्टे पदार्थों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखो सर, कागदी, नींबू, आंवला, आप तो आंवला याद रखना, नींबू में, बेर में, मिर्च में, अमरूद में, मूली में और संतरे में पाया जाता है। देखो, कागदी, नींबू और आंवले में विटामिन सी की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। आगे सुनो, भारतीय लोगों में विटामिन सी की कमी, सॉरी सी की कमी नहीं, सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, कमी तो होती नहीं भारतीय लोगों में। पदार्थों को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, दिमाग में रखना। दो चीजें बता रहा हूं आपको। एक तो यदि आप इन चीजों को गर्म कर दोगे ना भाई, जो जो विटामिन सी के सोर्स हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, इनको गर्म करोगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। एक बात और बताऊं, विटामिन सी बॉडी के अंदर संचित नहीं होता,
स्टोर नहीं हो सकता, ये आपको डेली लेना पड़ेगा, डेली रूटीन वर्क में विटामिन सी खाना ही पड़ेगा। इसलिए तो बोलते हैं खाने के साथ नींबू खाना चाहिए। सर स्टोर क्यों नहीं होता, संग्रहित क्यों नहीं होता? तो सुनो, ये यूरिन के साथ बॉडी से क्या निकल जाता है, जल के साथ कहा निकल, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो जल बाहर निकलेगा, मतलब यूरिन में क्या है, मूत्र में क्या है, इंसान के मानव में क्या है, जल है, सॉरी इंसान के मूत्र में क्या है, जल है, और जल बाहर निकलेगा तो विटामिन सी कहाँ निकल जाएगा बाहर? क्यों निकल जाएगा? क्योंकि विटामिन सी किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील, इसलिए इसकी तो क्या है कि रेगुलर इसको मतलब डाइट में आपको शामिल करना पड़ेगा। अब सुनो, विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग का मतलब क्या है? मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, आपके पायरिया हो जाएगा। डायरिया होता है दस्त लगना, और पायरिया होता है मसूड़ों में से खून आना। और मसूड़ों में से खून आने का मतलब है आपकी बॉडी में विटामिन सी की क्या हुई है लालू, कमी हो गई है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक। मतलब भारतीय लोगों में इस विटामिन की कमी न के बराबर होती है, और विटामिन सी पदार्थों को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और बॉडी में संचित नहीं होता, क्योंकि ये जल में घुलनशील है, इसलिए पसीने के साथ और यूरिन के साथ बॉडी से कहा निकल जाता है, ये बाहर निकल जाता है। दिमाग में रखना। आगे सुनो, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, दो चार फैक्ट हैं वो देखो। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई ये प्रतिऑक्सीकारक विटामिन है। कैसे ऑक्सीकारक विटामिन है? एंटीऑक्सीडेंट। कौन कौन से हैं? एक तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा यदि ये विटामिनों का सेवन करोगे। एंटी एजिंग विटामिन है, आप सुंदर रहोगे, ब्यूटी रहोगे, शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी आपके। समझ में आ रहा है? सुनो एक बार, बहुत कुछ लिपापोती करने से आप सुंदर नहीं होगे। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई को तो ब्यूटी विटामिन वैसे ही कहते हैं, बट इसका तो नाम ही ब्यूटी विटामिन है। आ रहा ना समझ में? इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, और इसकी वजह से आप है ना, एंटी एजिंग विटामिन है, बुढ़ापा कम आएगा, मतलब झुर्रियां कम बढ़ेंगी शरीर में। आ रहा है समझ में जी? ओके सुनो, विटामिन बी1, आगे सुनो, लगता है मैं बैठ के कहीं ना कहीं। सुनो भाई, सुनो सुनो एक मिनट, थोड़ी सी दिक्कत आ गई हमारे बीच में चलते चलते हुए। सुनो, मैं दो चार बात बता रहा था आपको बीच में, है ना, कहीं डिस्टर्ब हो गए हम उस चीज से। सुनो, हाँ आगे ना वापस अपनी चीज, ठीक है सुनो। विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी6 ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में और आरबीसी के निर्माण में सहायक। दो बात तो अपने रख लो, एक तो त्वचा से संबंधित अगर कोई विटामिन है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और आरबीसी के निर्माण में कोई सहायक है तो विटामिन कौन सा है आपका? बी कॉम्प्लेक्स है। हार्मोन की तरह कार्य करना विटामिन डी, अच्छा थोड़ी दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं। सुनो, ये जो विटामिन डी है ना, इसको हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। आगे सुनो, कारण क्योंकि ये पेराथ हार्मोन की तरह कार्य करता है। अब प्रश्न आता है कि विटामिन डी को कौन सा हार्मोन कहते हैं भाई साहब? हार्मोनल विटामिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीटीएच की तरह कार्य करता है। पीटीएच का मतलब वो भी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, और बॉडी में विटामिन डी भी किसके लेवल को बढ़ाता है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। जी सर, ओके। आगे सुनिए मेरी बात आप। ये तो थे अपने विटामिन। अब अपन बात करने वाले हैं खनिज लवणों की। सुनो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि खनिज तत्व क्या है। खनिज तत्व रासायनिक रूप से अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। शरीर में कुल मिलाकर 30 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। जो शरीर का कितने प्रतिशत भाग हैं? 3%। कुछ फैक्ट है, मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। सुनो, अब बात आप मेरी एक बात आप छोटी सी बात सुन लो भाई, ताकि आप लोग उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओ। सुनो, इस मक्खी ने मेरे को आज है ना बहुत ज्यादा परेशान कर दिया भाई। सुनो, हाँ, विटामिन खनिज तत्व है, खनिज तत्व है, विटामिन तथा खनिज तत्व है। सुनो एक मिनट भाई, विटामिन तथा खनिज तत्व और विटामिन से शरीर को क्या नहीं मिलती? एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती। ओके साहब, खनिज तत्व आयंस अवस्था में पाए जाते हैं, अतः ये शरीर की चालकता तथा संवेदनशीलता को बनाए रखते हैं।
खनिज तत्व जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, सारे मिलेंगे। तो क्या करेंगे, ये आयनिक कंडीशन में मिलेंगे तो शरीर की कंडक्टिविटी और संवेदनशीलता को बढ़ाए रखते हैं। और अम्ल तथा क्षारों का क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। और कुछ खनिज तत्व हार्मोन के भी क्या है, घटक हैं, हार्मोन्स के अंदर भी वो पाए जाते हैं। ठीक है सर, आगे बताओ। अब खनिज तत्व होते कितने प्रकार के, यहाँ पर तो वो चर्चा करेंगे। देखो खनिज तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वृद्ध मात्रिक और दूसरे होते हैं सूक्ष्म मात्रिक। मतलब ये तो कम मात्रा में पाए जाते हैं और ये वाले कैसे पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो सर, आप वृद्ध मात्रिक जिनकी आवश्यकता बॉडी को अधिक होती है और आवश्यकता प्रतिदिन कितनी होती है, 0.1 ग्राम होती है इनकी आवश्यकता। जैसे Na हो गया, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर जो है प्रोटीन में पाया जाता है और पोटेशियम जो है वो किसमें पाया जाता है, आपकी किडनी में पाया जाता है। और कैल्शियम किसमें पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। आपकी हड्डियों में कौन सा विटामिन पाया, सॉरी खनिज तत्व पाया जाता है, हड्डियां तो कैल्शियम से मिलकर बनी है। देखते हैं आगे, अब इनकी चर्चा करते हैं, सुनो। सबसे पहले बात करते हैं वे खनिज जिनकी आवश्यकता शरीर को क्या होती है, अधिक, और इनकी आवश्यकता शरीर को कितने ग्राम होती है प्रतिदिन, 0.1 ग्राम। सबसे पहले अपन बात करेंगे सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर पोटेशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर सल्फर की, और फिर किसकी बात करेंगे अपन, पोटेशियम की। चलो करते हैं शुरुआत। देखिए आप, ये देखिए सबसे पहले कैल्शियम, ये बोन्स तथा दांतों के लिए आवश्यक है। अब दांत किसके लिए, हड्डियों के लिए। तो हड्डियों में तो लाला क्या पाया जाता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन आपके दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, और किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का। दांतों का रासायनिक संगठन है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। मतलब दोनों में क्या आ रहा है, आपका कैल्शियम आ रहा है। ये रुधिर का थक्का बनाने में भी सहायक है। शायद कल की वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। ब्लड क्लॉटिंग की कभी बात आए ना, तो तीन चीजें उसके लिए आवश्यक है। एक है आपका विटामिन के, एक है फाइब्रिन प्रोटीन, अपन कभी ब्लड वगैरह पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे, एक है आपका कैल्शियम। सुनो, कैल्शियम जो है वो किसके साथ, फाइब्रिन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। और ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन क्या है, ब्लड का स्कंदन करता है। किसका स्कंदन करता है भाई, ये इसका मतलब है ब्लड का क्या हो गया है, स्कंदन हो गया है, स्कंदन, ब्लड का स्कंदन, रक्त का जमना, क्या रक्त का थमना, रक्त का क्लोटिंग होना, क्लोट बनना क्या है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का बनना है। किसके साथ, फाइब्रिन किसके साथ जुड़ जाए, कैल्शियम के साथ। ओके सर। दूसरा पेशीय संकुचन के लिए भी सहायक है और तंत्रिका तंत्र के आवेगों के लिए संचरण में भी क्या है, सहायक है। अब बॉडी के अंदर जो मैसेज जाते हैं वो किसके माध्यम से जाते हैं, न्यूरॉन्स के माध्यम से जाते हैं। न्यूरॉन्स कौन से किस तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र। मतलब सूचनाएं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। मांसपेशियों में जो एक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से भी होती है। और मांसपेशियों में तो प्रोटीन भी होता है साहब, मायोसिन और एक एक्टिन प्रोटीन होता है, जैसे हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन होता है, वैसे ठीक बात है। ओके, आगे देखिए आप, अगली बात करें। अब बात करें साहब फास्फोरस की। देखिए भाई साहब इसको देखो, फास्फोरस इसकी बात करते हैं। ये डीएनए तथा आरएनए का घटक है और हड्डियों के लिए भी क्या है, ये आवश्यक है। अब डीएनए तथा आरएनए में कौन सा प्रश्न आता है कि डीएनए आरएनए में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन वो फास्फोरस के रूप में नहीं पाया जाता, वो किसके रूप में पाया जाता है, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अब डीएनए क्या, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। किसके साथ जुड़ी होती है, फॉस्फेट के साथ जुड़ी होती है। दो तो ये हुए, और क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन क्षारक हो जाएंगे। ये मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, डीएनए। ऐसे ही कौन है, आरएनए। आरएनए में भी कौन सा पाया जाता है, फॉस्फेट, फॉस्फेट पाया जाता है। इसका मतलब क्या पाया जाता है, आपका फॉस्फोरस पाया जाता है। जी आगे बात करो, सल्फर। सल्फर किसके निर्माण में सहायक है, एमिनो अम्लों के निर्माण में क्या है, सहायक है। सुनो आगे, सल्फर प्रोटीन का क्या है, घटक है। देखो सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, आपस में जुड़ते हैं किसके माध्यम से, सल्फर के माध्यम से। और सल्फर जो बंध बनाता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। आया समझ में सर, बिल्कुल। आगे सुनो, सोडियम की बात करें, ये रक्त दाब का नियमन करते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर जो आपका बढ़ता है घटता है। अब सुनो मेरी बात, अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो डॉक्टर आपको अमूमन सलाह देता है कि नमक खाना बंद कर दो, और बीपी कम रहता है तो डॉक्टर बोलता है कि नमक ज्यादा खाओ। इसका मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं उसका संबंध किससे है, सोडियम से है। मतलब नमक मतलब सोडियम। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब नमक कम खाओ, ताकि वो वापस उसका लेवल क्या हो जाए, कम। और कम है तो बढ़ाने के लिए क्या खाना पड़ेगा आपको, नमक खाना पड़ेगा। और सुनो, तंत्रिका कोशिका में आवेग संचरण में भी सहायक है। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। वो कौन से आयंस के माध्यम से भेजते हैं, तो वहां दो आयंस पाए जाते हैं, एक सोडियम पाया जाता है, एक पोटेशियम। दोनों किसकी तरह कार्य करते हैं, एक तो सोडियम पंप की तरह कार्य करता है, दूसरा पोटेशियम पंप की तरह कार्य करता है। ध्यान रखना, आवेग का संचरण, इंपल्स का संचरण
बॉडी के अंदर ट्रांसमीटर के अंदर से जो सूचनाएं जाती है न्यूरॉन्स के माध्यम से, जो एक सूचना दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करती है, वो कौन से किसके माध्यम से करती है? तो ध्यान रखना, वो सोडियम और पोटेशियम खनिजों के माध्यम से करती है। और ये किस में पाए जाते हैं? ये आपके न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स में कहां पाए जाते हैं? ट्रांसमीटर में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर में पाए जाते हैं। समझ आ रहा होगा सर? बिल्कुल। आगे देखिए, अगली बात करते हैं अपन। क्लोरीन एंजाइम के सह घटक के रूप में कार्य करता है। और पोटेशियम अभी बात करती, एक तो ये अम्ल क्षार के संतुलन में क्या है भाई साहब? सहायक। और मैग्नीशियम भी किसमें सहायक? आपके अम्ल क्षार संतुलन में सहायक है। और मैग्नीशियम की तो मैं आपको एक अलग से बात बता देता हूं। मैग्नीशियम का जो क्लोरोफिल, आपने नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। हरित लवक नाम सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट नाम सुना होगा। प्लांट की बात कर रहा हूं। प्लांट की पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शंस होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होती है। और क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीशियम। हालांकि हम थोड़ा सा टॉपिक से वाइड चले गए, वो अलग बात है, लेकिन प्रश्न तो आता है ना कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अभी अपन बात कर रहे थे पोटेशियम की, तो पोटेशियम थोड़ी देर पहले न्यूरोट्रांसमीटर में क्या पाया जाता है? पोटेशियम पाया जाता है। जी आगे देखिए, अब सुनिए, सूक्ष्म मात्रिक की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को कैसी होती है? अल्प। और इसकी आवश्यकता शरीर को कितनी होती है? 0.0 ग्राम की आवश्यकता, ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इनमें कौन शामिल है? आयोडीन शामिल है, आयरन शामिल है, क्रोमियम शामिल है, मैग्नीज शामिल है, कोबाल्ट शामिल है, आपका कॉपर शामिल है, फ्लोरीन शामिल है, मोलिब्डेनम शामिल है। अब आयोडीन के तो आप जानते हो, मान लो आयोडीन शरीर में नहीं जाएगा तो घिंगा रोग हो जाएगा सर। थायराइड ग्रंथि के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उसके संश्लेषण के लिए, उसके निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यकता है? आयोडीन खनिज। देखो मात्रा तो इसकी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर को तो डिफेक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब खनिज तत्व है, मात्रा जरूर अल्प होगी, लेकिन जितनी है उतनी तो जरूरी है ना। क्योंकि जो चीज, जैसे थायराइड ग्रंथि के अंदर से जो हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, उसका निर्माण ही किस पे टिका है? आयोडीन पे। आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन बनेगा ही नहीं। थायरोक्सिन किसके साथ कैसे बनता है? आयोडीन और टायरोसिन, दो टायरोसिन जो है आपका एमिनो अम्ल है, वो एमिनो अम्ल आयोडीन के साथ जुड़ेगा तब क्या बनेगा? थायरोक्सिन। इसका मतलब दिक्कत हो जाएगी आपकी, घिंगा रोग हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि में दिक्कत आ जाएगी। किस खनिज की कमी से? आयोडीन की। चलो देखते हैं आगे, सुनो। अब सबसे पहले आयोडीन की चर्चा कर लेते हैं अपन। देखिए भाई, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में क्या है? ये सहायक है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा, गोइट्रिया, गलकंड रोग हो जाता है। आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स है समुद्री भोजन, सी फूड। सुनो, पहाड़ों में रहने वाले लोगों में सर्वाधिक घेंगा पाया जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं, इस घेंगे का नाम है एंडेमिक घेंगा। ये जो एंडेमिक शब्द है, इसका अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले। तो प्रश्न आए ना कि सबसे ज्यादा घेंगा किस में पाया जाता है, कि सबसे ज्यादा गलकंड रोग किस में पाया जाता है? तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है। उस रोग को बोलते हैं अपन एंडेमिक घेंगा। और सबसे अच्छा जो आयोडीन का सोर्स है वो को है समुद्री फूड, सी फूड है, जिसमें मछली भी शामिल है। आपकी जितने भी मतलब जितने प्रकार के भी ये नॉनवेज आते हैं, वो सारे उसके अंदर, समुद्री जितने भी नॉनवेज है उसके अंदर कोई क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? आपका आयोडीन पाया जाता है। आगे देखते हैं, सुनो। तो ध्यान रखना भाई, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या जरूरी है? एक तो आयोडीन जरूरी है, दूसरा एमिनो एसिड लिख रहा हूं टायरोसिन। और ये परीक्षा में आया हुआ है भाई, भले ही आवश्यकता कम है परंतु है तो ना। आगे देखिए, अब बात करते हैं आयरन की भी। आयरन भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। देखो आयरन ये हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में पाया जाता है। अब परीक्षा में बात करते हैं कि सर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और ध्यान से सुनो मेरी बात है, आयरन किस अवस्था में पाया जाता है? Fe+2 में पाया जाता है। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अब परीक्षा बड़ा हीमोग्लोबिन नहीं दे तो मायोग्लोबिन दे दे तो सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ ही नहीं है। हृदय के अंदर पाया जाता है। हृदय की जो लाल मांसपेशियां हैं वो अब वो किसकी वजह से काम करते हैं? अब आपने तो सांस लेना बंद कर दिया, पर हृदय तो पंप कर रहा है ना। किसकी वजह से? हृदय के अंदर लाल मांसपेशियां पाई जाती है। और लाल मांसपेशियों का लाल होने का मूल कारण है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। केवल मायोग्लोबिन जो है वो हृदय की लाल मांसपेशियों में पाया जाता है। और इस मायोग्लोबिन का निर्माण भी किससे होता है? आपके आयरन से होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में शायद आपको पता हो, लेकिन मायोग्लोबिन के बारे में आपको पता नहीं होगा। लाल मांसपेशी हार्ट में पाई जाती है, और उस लाल मांसपेशी के लाल रंग होने का मूल कारण उसमें कौन सा प्रोटीन है? मायोग्लोबिन है। आ रहा है ना समझ? मायोग्लोबिन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। हृदय की लाल मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। जी आगे सुनिए, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। और सुनो, एचबी में आयरन किस अवस्था में पाया जाता है? Fe+2 में पाया जाता है। सुनो, एक ऑक्सीजन का जो अणु है ना, एक ऑक्सीजन का अणु, दो चीजें बता रहा हूं, ये 4 ऑक्सीजन के अणु जो है एक हीमोग्लोबिन के साथ आराम से क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। इसका मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन कौन करवाता है? आपका
हीमोग्लोबिन करवाता है। इसका मतलब श्वसन में भी सहायक है ये। श्वसन के द्वारा आप अंतः श्वसन के द्वारा बॉडी में क्या इनहेल करते हो, क्या अंतः श्वसन के रूप में लेते हो? सर ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, बाकी गैसें भी लेते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन केवल और केवल किसको एक्सेप्ट करता है? आपकी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, और जहां इसकी जरूरत होती है वहां उसको भेज देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? हीमोग्लोबिन की है। और उसी ऑक्सीजन को स्टोर करना, संग्रहण करने में जिसकी भूमिका है वो है आपका मायोग्लोबिन। कौन सा ग्लोबिन? मायोग्लोबिन। जी सर सुनो। और सबसे ज्यादा पालक जो है वो आयरन का सबसे अच्छा सोर्स है। अभी मैंने लिखा है हीमोग्लोबिन एचबी आरबीसी में पाया जाता है, और ऑक्सीजन का क्या करता है? ये परिवहन करता है। और सुनो, मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है? ये स्टोर करता है। दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लालो दिमाग में आना चाहिए, हीमोग्लोबिन करता है। और ऑक्सीजन का स्टोर कहां पे होता है? तो याद रखना, हृदय की लाल मांसपेशियों में होता है। और हृदय की लाल मांसपेशियां ऐसा क्यों कर पाती हैं? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है। ध्यान रहेगा सर, बिल्कुल। आगे देखते हैं। अगला है क्रोमियम। हृदय क्रियाविधि का क्या करता है? हार्ट की क्रियाविधि का क्या करता है? रेगुलेशन करता है। फ्लोरीन सुनो, ये दांतों तथा मसूड़ों को सूक्ष्म जीवों की सड़न से बचाता है। और फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा? फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा? फेफ्लोरोसिस रोग। आपके दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर कोई माइक्रोबैक्टीरिया जाके सड़न पैदा नहीं कर दे, उससे आपको बचाता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो आपके दांतों में रोग कौन सा हो जाएगा? फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। सुनो आप आगे। इस रोग में इनेमल परत क्या होने लग जाती है? कमजोर होने लग जाते हैं, जिससे दांत क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? फ्लोरोसिस रोग के अंदर होता क्या है? दांत की जो आउटर लेयर है ना, व्हाइट पार्ट, उसको इनेमल बोलते हैं, वो लेयर कमजोर कर देता है ये फ्लोरोसिस। सुनो, राजस्थान के अंदर एक जगह है नागौर तथा अजमेर के पानी में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए नागौर के अंदर सबसे ज्यादा फ्लोराइड वाली पानी है, और वहां के लोगों में सबसे ज्यादा बीमारी पाई जाती है, फ्लोरोसिस रोग। दोनों जगह है पास पास में, नागौर और अजमेर, और वहां कुबड़ पट्टी वाला क्षेत्र बोलते हैं इसी के कारण। आगे सुनिए। एक है मोलिब्डेनम। कौन सा बडेनम? मोलिब्डेनम। ये कोशिका विभाजन में सहायक है, तो प्रश्न आ सकता है। अगला बात करते हैं जिंक तथा कॉपर की। रेस्पिरेशन, श्वसन में सहायक है। प्रश्न आ जाए कि श्वसन के लिए कौन सा आवश्यक है, तो ध्यान रखना, श्वसन में कौन कौन सहायक है आपका? श्वसन में एक तो आपका जिंक सहायक है, और एक आपका कौन सहायक है? कॉपर सहायक है। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। ये तो बात कर ही चुके हैं। कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाता है? विटामिन बी12 में पाया जाता है, और जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। कौन सा कोबाल्मिन? साइनोकोबाल्मिन पाया जाता है भाई साहब। साइनोकोबाल्मिन किस में पाया जाता है? साइनोकोबाल्मिन किसका केमिकल नेम है? विटामिन बी12 का। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन बी12 में। आगे सुनो, सेलेनियम, मैं कल भी बात कर चुका हूं। सेलेनियम ये प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। अब ये है क्या प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ? मैं आपको पहले बता दूं, एंटी एजिंग विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। तो सेलेनियम जो है आपके बुढ़ापे को कम करता है। अब एक अपन बात करते हैं मरकरी, और मरकरी को बोलते हैं पारा, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg। मरकरी या पारा की यदि अधिकता हो जाए तो उस रोग को बोलते हैं मिनीमाता रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? मिनीमाता रोग। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि मिनीमाता रोग किसकी अधिकता से होता है? मरकरी की अधिकता से होता है, पारे की अधिकता से होता है, Hg की अधिकता से होता है। इस रोग में हो क्या जाता है? तो सुनो, यह इस रोग की सबसे पहले पहचान की गई थी जापान के अंदर। किसके अंदर? जापान के अंदर। मांसपेशियां क्या हो जाएंगी आपकी? कमजोर। बोन्स क्या हो जाएंगे आपकी? कमजोर। शरीर में शारीरिक कमजोरी आ जाएगी, और मानसिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से कमजोर, और शरीर के अंदर बोन्स क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। किस रोग में? मिनीमाता रोग में। दोबारा सुनिए, मरकरी की अधिकता से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? ध्यान रखना, मिनीमाता रोग, या मिनीमाटा भी शब्द आता है कभी कभी। और मिनीमाता रोग की पहचान हुई थी जापान के अंदर। क्या होता है इसमें? व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो जाता है, व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स कमजोर हो जाती हैं। आगे सुनो, अगले रोग का नाम अगला है कैडमियम की अधिकता। कैडमियम की अधिकता से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं इटाई इटाई रोग, और इस रोग की उत्पत्ति भी कहां हुई है? जापान में हुई है। और इसके जो लक्षण है वो सारे किसके समान है? मिनीमाता के समान है। रोग का नाम सुनो, अगर शरीर में कैडमियम की अधिकता हो जाए तो रोग हो जाएगा आपका इटाई इटाई। इस रोग की
खोज भी कहां हुई थी, इस रोग की पहचान कहां हुई थी? जापान के शहर में। इस रोग के भी लक्षण कैसे हैं? मिनी माता रोग जैसे। उसमें क्या था? शारीरिक रूप से कमजोर, मांसपेशियां कमजोर, इंसान मानसिक रूप से विकृत हो जाएगा, इंसान की हड्डियां विकृत हो जाएंगी, बोन्स कमजोर हो जाएंगे। किस रोग में? इटाई रोग में और मिनी माता रोग में। इटाई रोग का संबंध किस खनिज से है लालो? तो कैडमियम से है। और मिनी माता रोग का संबंध है आपकी मरकरी से। जी ओके। प्रारंभ में गाड़ियों में नॉकिंग, मतलब गाड़ियों के अंदर जो साउंड आती है उसको कम करने के लिए एंटी रॉकिंग के रूप में क्या मिलाया जाता था? एचजी मिलाया जाता था, जिससे ये समस्या ज्यादा बढ़ रही थी। वर्तमान में एचजी के स्थान पर बीटीएक्स मिलाया जाता है, बेंजीन, टालोइन और जाइलिन। बीच में मैं मरकरी के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने सोचा ये जानकारी आपके साथ साझा कर दूं। पहले मतलब गाड़ियां वगैरह चलती हैं तो साउंड वगैरह करते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉकिंग करना। उस साउंड को कम करने के लिए पहले किसका प्रयोग किया जाता था? पहले मरकरी का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में किसका प्रयोग किया जाता है लालो? बीटीएक्स का प्रयोग किया जाता है। आगे सुनो। एक और है आर्सेनिक। आर्सेनिक यदि दिखता हो जाए तो शरीर में रोग हो जाएगा, ब्लैक वुड रोग। अब ये है क्या? सुनो सुनो भाई, आर्सेनिक की यदि क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। ये भी एक खनिज है, सुनो आप। आर्सेनिक की अधिकता से क्या हो जाएगा? ब्लैक वुड रोग का संबंध किससे? इस रोग में शरीर क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है, और त्वचा कैसी हो जाती है? सूख जाती है, और व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। सुनो आप, एक खनिज है जिसका नाम है आर्सेनिक की अधिकता हो जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा आपके शरीर में? ब्लैक वुड रोग हो जाएगा। ब्लैक वुड रोग है क्या? शरीर काला पड़ जाएगा, त्वचा सूख जाएगी, और व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। जी आगे देखिए। एक है नाइट्रेट या फॉस्फेट। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी, इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। सुनो, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ये फूड टॉक्सिसिटी रोग है। यदि भोजन में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा हो गई, फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा हो गई, तो रोग कौन सा हो जाएगा? आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। होता क्या है? हृदय की मांसपेशियां जो होती है ना, उसके अंदर छेद हो जाएगा, और ऑक्सीजन अशुद्ध रक्त शुद्ध की तरफ आ जाएगा, और शुद्ध रक्त किसकी तरफ आ जाएगा? अशुद्ध रक्त की तरफ। और यहां ब्लड की हो जाएगी मिक्सिंग। इसका मतलब इस रोग में आपका हृदय प्रभावित हो जाएगा। किस रोग में? ब्लू बेबी सिंड्रोम में। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? किसकी अधिकता से होता है? तो ध्यान रखना, फॉस्फेट युक्त और नाइट्रेट युक्त अगर भोजन का आपने सेवन कर लिया तो रोग कौन सा हो जाएगा लालो? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे सुनो, व्यक्ति ब्लू कलर का क्यों हो जाता है? शरीर के अंदर CO2 का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे देखो। अब ये तो अपन खनिज पढ़ रहे थे, अब अंतिम टॉपिक बचा है सहायक पोषण के अंदर अपना जल। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यदि कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो कौन है? जल। 17 से 80% शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकार्बनिक पदार्थ है। शरीर की सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए क्या है? आवश्यक है। और शरीर में जल माध्यम के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है 70 से 80% जल। बॉडी की जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन उसको करवाने में मदद करता है। सार्वत्रिक विलायक है। क्यों? इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 80 होता है। आगे सुनो, थोड़ी सी बात कर ले अपन। शरीर में पाए जाने वाले पदार्थों का संगठन। जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? 70 से 80% पाया जाता है। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 7 से 14%। शरीर में दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला पदार्थ है। और अगर ऑर्गेनिक रूप से बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? देखो सुनो, प्रश्न परीक्षा में यह है कि शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है जल पाया जाता है। और प्रश्न परीक्षा में यह आ जाए कि शरीर में सर्वाधिक रूप से अकार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो आपको आंसर जल देना है। परीक्षा में प्रश्न यह पड़ जाए कि शरीर में दूसरे नंबर पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तब आपको आंसर देना है प्रोटीन। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा प्रोटीन। सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा पाया जाता है? आपका प्रोटीन, जिसको बॉडी ब्लॉक कहते हैं। शरीर का निर्माणकारी पदार्थ है और शरीर की रिपेयर करता है, शरीर की मरम्मत करता है। इसको इसके लिए बोलते हैं बॉडी का निर्माणकारी पदार्थ। आगे सुनिए, मिनरल कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 3% पाए जाते हैं। और वसा कितने प्रतिशत पाई जाती है लालो? 2% पाई जाती है। और आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? तो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 2%। कितने प्रतिशत? 2%। आपको समझ में आ रहा होगा। सुनो, अब थोड़ी सी बात और कर ले। शरीर के संरचनात्मक तत्व कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बॉडी की स्ट्रक्चर निर्धारित होती है इसे। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व अगर कोई पूछे तो आपको बताना है ऑक्सीजन। सुनो सवाल क्या है। प्रश्न परीक्षा में यह आ जाए कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन? आपका जल है। परीक्षा में सवाल यदि यह आ जाए कि शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको आंसर देना है ऑक्सीजन।
आ रहा है समझ में? जी सर, ओके। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज तत्व अगर पूछ ले तो कौन सा प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा? खनिज। दो सवाल है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम। 25%। आगे सुनो। कार्बन बॉडी के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18%। हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? 10%। और नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है आपका? 4%। सुनो, इसका मतलब हम शॉर्ट में एक बात लिख सकते हैं सर, सुनो तो क्या बात लिख सकते हैं? शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। फिर कौन पाया जाता है आपका? कैल्शियम पाया जाता है। फिर कौन पाया जाता है आपका? कार्बन पाया जाता है। फिर कौन पाया जाता है आपका? हाइड्रोजन पाया जाता है। सबसे कम क्या पाया जाता है आपका? नाइट्रोजन पाया जाता है। ये कर्म आप दिमाग में रख लेना। और इसी के साथ मेरे सभी वर्चुअल दुनिया के पढ़ने वाले सभी